हेलो गाइस, नमस्कार। ये है मुख्य सेविका के लिए 500 प्लस प्रश्नों का मैराथन वन लाइनर है, जो मैंने खुद से क्वेश्चन बना के आपको दे रही हूँ। जिसमें से जो मुख्य सेविका का सिलेबस है 7, 8, 9 टॉपिक है, जो उसमें से ये लिया गया है। जिसमें भोजन, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और पानी, ऊर्जा, संतुलित आहार, जितने भी टॉपिक है उससे सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। संभावना है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सो गाइस, मैंने खुद से बनाया है। मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा संरक्षण एक्ट 2005 जो है लिव इन संबंधों को भी कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जो लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ। दूसरा क्वेश्चन है गर्भावस्था में मासिक धर्म का जो बंद हो जाना है उसको क्या कहते हैं? उसको रजोरोध कहते हैं, एमनियोरोह। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को कहते हैं, तो इसको ऊर्जा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है किन पदार्थों के पाचन, अवशोषण और चयापचय के पश्चात कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में CHO और N होता है। इन सभी पदार्थों की ज्वलनशीलता का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसी के जलने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। छठा क्वेश्चन है अल्कोहल में कितनी एनर्जी हमें मिलती है? तो 7 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है। सातवां क्वेश्चन है शरीर में ऊर्जा तथा शरीर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा नापी जाती है, तो इसे कैलोरीमीटरी से नापते हैं। ऊर्जा के प्रमुख कार्य कौन कौन हैं? तो शरीर में जो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं होती है उसमें ऊर्जा का कार्य होता है, और शरीर का जो तापमान है उसको स्थिर रखना आदि ऊर्जा के प्रमुख कार्य हैं। सातवां क्वेश्चन है ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है? तो ऊर्जा का मापन जो है वो किलो कैलोरी में किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस ने किलो कैलोरी के स्थान पर किसको ऊर्जा की दूसरी इकाई के रूप में स्वीकारा है? तो ये जो है इसको इसने बदल दिया है, तो इसको जूल के रूप में स्वीकार किया गया है। नवा क्वेश्चन है ऊर्जा की मुद्रा यानी करेंसी है, तो ऊर्जा की मुद्रा यानी करेंसी एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 10वां क्वेश्चन है ऊर्जा प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं? तो शरीर में हमको कहाँ कहाँ से ऊर्जा मिलती है? एक तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से और कुछ मात्रा अल्कोहल से भी मिलती है। 12वां क्वेश्चन है कैलोरीमेट्री कितने प्रकार की होती है? तो कैलोरीमेट्री जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। 13वां क्वेश्चन है बॉम्ब कैलोरीमेट्री किसका उदाहरण है? तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री जो है प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री है। 14वां क्वेश्चन है जिन खाद्य पदार्थों में पानी की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका कैलोरी मूल्य जो होगा वो कम होगा, यानी कि उसमें कम हमको कैलोरी मिलेगी, जिसमें पानी की मात्रा जिन खाद्य पदार्थों में ज़्यादा होगी। 16वां क्वेश्चन है ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? तो हमारा जो BMR है वो प्रभावित करता है, जलवायु प्रभावित करता है और मांसपेशी क्रियाएं प्रभावित करती है। 17वां क्वेश्चन है पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है? तो पुरुषों का जो BMR होता है वो अधिक होता है स्त्रियों के मुकाबले। 18वां क्वेश्चन है गतिशील संतुलन से तात्पर्य है? गतिशील संतुलन से तात्पर्य प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात। 19वां क्वेश्चन शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ग्लूकोज। इसका आंसर है ग्लूकोज। 20वां क्वेश्चन WHO द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति का BMI है? तो 18 से 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। BMR का पूरा नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आधारी चयापचय दर। मानवीय ऊर्जा का मापन किया जाता है कैलोरी में। आराम की अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, जिसको आधारभूत चयापचय कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति आराम की अवस्था में होता है तो शरीर द्वारा जो भी ऊर्जा अनैच्छिक क्रियाओं ऐच्छिक क्रियाओं में लेते हैं उसको आधारित
आधारभूत चयापचय कहते हैं। बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर मापने का यंत्र है, तो इस यंत्र से हम BMR मापते हैं। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि उसकी लंबाई और वजन सही अनुपात में है। दहन की ऊष्मा एक साधन से मापी जाती है, तो दहन की ऊष्मा जो है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर से मापी जाती है। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट पैमाना एक ही रीडिंग देता है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये माइनस नहीं है, एरो लगा है ये। एक स्नेहक जो 12 ग्राम एक स्नैक जो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा प्रदान करता है, वह शरीर को कितना कैलोरी देगा? तो वह शरीर को 75 कैलोरी देगा। शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा ह्रास होती है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अगर परिवर्तन होगा तो 7% ऊर्जा का ह्रास होगा बॉडी के अंदर। एक किलोग्राम के किसी पिंड को 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर खिसकाने में प्रयुक्त ऊर्जा है 1 जूल, इसको कहते हैं। कैलोरी का प्रतीक चिन्ह होता है, तो इसको C से दर्शाते हैं। कैलोरी किसे कहते हैं? 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हमको ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे ही एक कैलोरी कहते हैं। भोजन करने के कितनी देर बाद BMR को मापते हैं? तो भोजन करने के कम से कम 12 से 14 घंटे बाद BMR को मापते हैं। BMR को मापते समय कमरे का तापमान होना चाहिए, तो कमरे का तापमान लगभग 21 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 36वां क्वेश्चन, प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात BMR में कितने प्रतिशत की कमी देखी जाती है? तो हर 10 वर्ष जब उम्र बढ़ती जाती है तो उसमें 3% की कमी हमारे शरीर में देखने को मिलती है। 37 क्वेश्चन है, सोते समय BMR कम और जागते समय भी हमारा BMR अधिक हो जाता है। इन दोनों समयों में कितने प्रतिशत का अंतर आता है? तो इन दोनों समयों में 10% का अंतर आता है। कौन सी ग्रंथि BMR को प्रभावित करती है? तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे BMR को प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि अगर अधिक सक्रिय है तो BMR की स्थिति में परिवर्तन होगा। थायराइड ग्रंथि अगर अधिक सक्रिय है तो BMR अधिक हो जाएगा। गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में BMR पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्भावस्था और धात्री अवस्था यानी दूध पिलाने की अवस्था में BMR जो है वो बढ़ जाता है। किस अवस्था में BMR बढ़ जाता है? तो किशोरावस्था जो आती है उसमें BMR बढ़ जाता है। अगर 42वां क्वेश्चन, कुपोषण, उपवास और रोग की स्थिति में BMR पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई व्यक्ति कुपोषित है या फिर वो उपवास में है या फिर किसी प्रकार का उसको रोग हुआ है तो व्यक्ति का BMR जो होता है वो कम हो जाता है। एक 43वां क्वेश्चन है, एक अधिक क्रियाशील महिला के लिए कैलोरी की मांग होगी, तो एक अधिक क्रियाशील महिला के लिए कम से कम 2800 किलो कैलोरी की मांग होगी। किसी बच्चे की आयु 1 से 2 वर्ष है तो BMR पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर वो बच्चा है 1 से 2 वर्ष का तो उसका BMR बढ़ेगा। और दवाइयों के सेवन से BMR पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज़्यादातर दवाइयों के सेवन से हमारा BMR जो होता है वो बढ़ जाता है। 46वां क्वेश्चन है, बच्चे की आयु अगर 2 से 5 साल के बीच है तो BMR पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका BMR जो है वो घट जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, ऊतकों यानी टिश्यू के निर्माण कार्य को कहते हैं, तो टिश्यू के निर्माण कार्य को एनाबॉलिज्म कहते हैं। 48वां क्वेश्चन, चयापचय की क्रिया में जटिल पदार्थों की तोड़ फोड़ होती है जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे कहते हैं, तो उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। और 49वां क्वेश्चन है, संतुलित आहार में लगभग उपस्थित होना चाहिए, तो संतुलित आहार में लगभग प्रोटीन 1/5%, वसा 1/5% और कार्बोहाइड्रेट 3/5% उपस्थित होना जरूरी है। 50वां क्वेश्चन है, कृषि अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार ऐसा आहार, एक कोटेशन है ये, ऐसा आहार जो मात्रा और गुण में संतुलित है तथा शरीर की वृद्धि और विकास कार्य स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक
पोषक तत्वों की उचित मात्रा से भरपूर हो, इसी को संतुलित आहार कहते हैं। 91वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल, यहाँ पर गलत है, कुल ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट से कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से लगभग 60 से 70% प्राप्त होता है। 52वां क्वेश्चन है, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को क्रमशः आवश्यक कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो गर्भवती स्त्री है तो उसको 2300 किलो कैलोरी पर डे, और अगर वो स्तनपान करा रही है तो उनको 3000 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता होगी। 53 क्वेश्चन, 1 से 5 आयु वर्ष के लड़के लड़कियों की कैलोरी मांग प्रतिदिन होगी। अगर वो 1 से 5 आयु का है तो उसको कम से कम 12 से लेकर 1600 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से मांग होगी। 54 क्वेश्चन, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। 55 क्वेश्चन, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। 56 क्वेश्चन, भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? तो उसको अंकुरण, खमीरीकरण और फोर्टिफिकेशन के द्वारा उसका पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है। 57 क्वेश्चन है कि संतुलित आहार के 7 आहार समूह में, जो 7 आहार समूह में बांटा गया है संतुलित आहार को, में पहले स्थान पर भोजन में क्या शामिल होगा? तो पहले स्थान पर उसमें हरी पीली सब्जियां और फल शामिल होंगे जिसमें विटामिन ए और ई ज़्यादातर मिलते हैं। 58 क्वेश्चन है, दूध एवं दुग्ध के 7 फूड ग्रुप किस स्थान पर आएंगे? तो दूध और दूध से बने जो भी पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं वो 7 फूड ग्रुप के चौथे स्थान पर आएंगे। 49 क्वेश्चन है, 7 फूड ग्रुप के 7वें स्थान पर कौन सा स्रोत आएगा? तो जितने भी वसा के स्रोत होते हैं वो 7वें स्थान पर आएंगे। 60 क्वेश्चन है, तीव्र क्रियाशील महिला जिसका वजन 65 किलोग्राम है उसको कितनी कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होगी? तो उसको 3055 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता होगी। 61 क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका वजन 70 किलोग्राम है वह हर क्रियाकलाप करता है उससे कितना कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होगी? तो उसको 2940 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से आवश्यकता होगी। 62 क्वेश्चन है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है, तो इसी को ही हम आधारीय चयापचय कहते हैं। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है, तो उसी को पोषण कहते हैं। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। 65 क्वेश्चन है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, तो भोजन पकाने में जब पोषक तत्व सबसे ज़्यादा धारण होता है उबालने से। 66 क्वेश्चन है कि भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन जो है वो ट्राइडजिल टेस्ट होता है, इसकी विधि के द्वारा किया जाता है। 67 क्वेश्चन है, भोजन जन्य रोगों के कारण में से एक है, तो सूक्ष्म जीवों से दूषित होना भोजन जन्य रोगों के कारण में से एक है। जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिक संक्रमित होते हैं? तो ये मक्खी के द्वारा अधिक संक्रमित होते हैं। 69 क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण होता है? खाद्य पदार्थों में जो खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा पैदा होना इसी के कारण होता है। 70 क्वेश्चन है, फफूंद किस प्रकार का रोग फैलाता है? तो फफूंद त्वचा संबंधी रोग फैलाते हैं। 71 क्वेश्चन, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है, तो उसको निर्जलीकरण करके, डिहाइड्रेट करके, या फिर उसको उबाल कर या फिर बर्फ में जमा कर अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर सकते हैं। 72 क्वेश्चन है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों में आते हैं। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों में ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आते हैं। और लघु मात्रिक यानी माइक्रो
पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें विटामिन, खनिज, लवण आते हैं। 74 क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4.9 किलो कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। 75 क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अन्य नाम है? तो कार्बोहाइड्रेट का नाम है शर्करा, श्वेतसार, कॉर्ब्स आदि। 76 क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है? तो एमाइलेज है। कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम है? तो कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से ही मोटापा हो जाता है। 78 क्वेश्चन है, लैक्टेट एंजाइम जटिल मिल्क शुगर और लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है? तो लैक्टेट जो एंजाइम है वो ग्लूकोज जटिल मिल्क शुगर को ग्लूकोज और लैक्टोज को गैलेक्टोज में तोड़ देता है। 79 क्वेश्चन, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के यकृत में होता है। 80 क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। स्टार्च है पॉलीसैकेराइड। फलों की शर्करा कहा जाता है? तो फ्रक्टोज को कहा जाता है। 83 क्वेश्चन, एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? तो एक नवजात द्वारा जो आसानी से पचा लेता है वो लैक्टोज होता है। 84 क्वेश्चन है, घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम है? तो घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम जिसको सुक्रोज कहते हैं। 85 क्वेश्चन है, स्टार्च मुख्य रूप से टूटता है? तो स्टार्च मुख्य रूप से मुख में टूटता है। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं? लार ग्रंथियों के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से शरीर को तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। 89 क्वेश्चन है, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किसमें बदल देता है? तो यकृत अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। 90 है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। 91 है, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम है? तो इस एंजाइम का नाम है टाइलिन। 92 क्वेश्चन है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाने की प्रक्रिया, बढ़ाने की यहाँ गलत हो गया है। मानव दुग्ध में लैक्टोज की मात्रा होती है? तो 8 से 9% होती है लैक्टोज की मात्रा। 94 क्वेश्चन है, ग्लूकोज का जोड़ जोड़ कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होना कहलाता है? यानी ग्लूकोज जब जोड़ जोड़ कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसको ग्लाइकोसिस बॉन्ड कहते हैं। 95 क्वेश्चन है, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंतुओं के मुख्य भाग सेरेब्रोसाइट्स का निर्माण करता है? तो ये गैलेक्टोज करता है। 97 क्वेश्चन है, लैक्टोज के निर्माण में भूमिका होती है? लैक्टोज के निर्माण में एक अणु ग्लूकोज का होता है और एक अणु गैलेक्टोज का। 97 क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का वह कौन सा 2 प्रकार है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो एक है सेलुलोज और एक पेक्टिन, जो हमको कोई ऊर्जा नहीं देता है, शरीर में इसका पाचन भी नहीं होता है। 98 क्वेश्चन है, जंतु शर्करा किसे कहते हैं? तो जंतु शर्करा ग्लाइकोजन को कहते हैं। 99 क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है? तो इसको 3 भाग में किया गया है। 100 क्वेश्चन है, डाइसैकेराइड के भाग हैं? तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 101, कार्बोहाइड्रेट का एक भाग जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता है तो वो है गैलेक्टोज। 102 क्वेश्चन, किसी भी अनाज को उबालने पर वह सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है? तो इसको जिलेटिनीकरण कहते हैं। जैसे कोई चावल है उसको उबालने पर वह सरल हो जाता है।
103 अनाज को देर तक चबाने के बाद उसमें जो मीठा स्वाद उत्पन्न होता है उसका क्या कारण है? तो वो डेक्स्ट्रीन की वजह से होता है। क्वेश्चन 104 कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में कितने गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में 2.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है वसा में। 106 क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट किन किन तत्वों से मिलकर बना है? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन 106 कार्बोहाइड्रेट को मापने की इकाई है? तो कार्बोहाइड्रेट को मापने की इकाई जो है वो सैकराइड है, सैकराइड में मापते हैं हम। क्वेश्चन 107 कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है? तो मोनोसैकराइड जो है वो सबसे सरलतम रूप है। क्वेश्चन 108 कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप है? तो पॉलीसैकराइड है। क्वेश्चन 109 प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पोषक तत्व है। 110 क्वेश्चन प्रोटीन की खोज किसने की है? तो प्रोटीन की खोज वर्जिलियस ने की थी। क्वेश्चन 111 प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन 112 प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं? तो प्रोटीन के कार्य है कोशिका का निर्माण करना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना आदि प्रोटीन के कार्य होते हैं। क्वेश्चन 114 प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना है? तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एन से मिलकर बना है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन 115 प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग 16% पाया जाता है। क्वेश्चन 116 प्रोटीन का सरलतम रूप है? तो प्रोटीन का सरलतम रूप एमिनो एसिड। 117 क्वेश्चन अमीनो एसिड के अणु है यहाँ पे जो आपस में मिलकर प्रोटीन के अणु बनाते हैं उसे कहते हैं? तो एमिनो एसिड के अणु जो जुड़ जुड़कर प्रोटीन के अणु बनाते हैं उसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, उसी के द्वारा बनते हैं। क्वेश्चन 117 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन 118 आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10 है। क्वेश्चन 119 अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम है? जो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है उसको हिस्टीरिया, अर्जिनिन कहते हैं। क्वेश्चन 120 पूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं? तो पूर्ण प्रोटीन 10 आवश्यक अमीनो एसिड जहां उपलब्ध हो उसको पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। दाल और अनाज किस प्रोटीन के उदाहरण हैं? तो दाल और अनाज आंशिक प्रोटीन के उदाहरण हैं। यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर ये हिस्टाडिन रहेगा, हिस्टाडिन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कहाँ थे हम लोग? हाँ 122 क्वेश्चन फलों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फलों में जिलेटिन प्रोटीन पाया जाता है। 123 क्वेश्चन अपूर्ण प्रोटीन के उदाहरण है? तो अपूर्ण प्रोटीन जिसमें कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है जिलेटिन और जिन प्रोटीन, जिन प्रोटीन जो है मक्का में पाया जाता है। जिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? 124 क्वेश्चन मक्का में। 125 आंशिक प्रोटीन में क्या क्या कमी होती है? तो आंशिक प्रोटीन शरीर में वृद्धि और विकास कार्य में जो है योगदान नहीं देता है। 126 क्वेश्चन है कौन से प्रोटीन में एमिनो एसिड नहीं पाए जाते हैं? तो जो अपूर्ण प्रोटीन होता है उसमें एमिनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। 127 क्वेश्चन क्लास 1 का प्रोटीन किसे कहते हैं? जो एनिमल प्रोटीन होता है, एनिमल सोर्स से जो भी प्रोटीन हमको प्राप्त होती है वो क्लास 1 का प्रोटीन होता है। 128 क्वेश्चन है सरल प्रोटीन के उदाहरण कौन है? तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और केसिन, ये तीनों सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। 129 क्वेश्चन प्रोटीन की अधिकता से किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? जब बॉडी में प्रोटीन अधिक हो जाता है तो हमारी किडनी पर प्रभाव पड़ने लगता है। 130 क्वेश्चन प्रोटीन की अधिकता किस रोग में नुकसानदायक है? तो प्रोटीन की अधिकता जो है गठिया रोग में नुकसानदायक है।
और क्वेश्चन 131, प्रोटीन की कमी से रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकर रोग होता है बच्चों में। और 132 क्वेश्चन, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोनों की मिला के कमी से मैरस्मस रोग होता है। और क्वेश्चन 133, कौन सा टेस्ट प्रोटीन में एमिनो एसिड की मात्रा को बताता है कि कितने एमिनो एसिड है प्रोटीन में? तो निनहाइड्रिन टेस्ट होता है उसके लिए। 134 क्वेश्चन, किसी भी प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा बतलाता है? तो नाइट्रोजन की मात्रा प्रोटीन में जानने के लिए माइक्रोजेल्डॉल टेस्ट किया जाता है। 135 क्वेश्चन, ब्लड में वसा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वो लिपोप्रोटीन करता है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। और 136 क्वेश्चन, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, बालों का रंग खराब हो जाना, त्वचा भद्दा हो जाना आदि, ये सब लक्षण जो है ये किस रोग के लक्षण है? तो ये क्वाशियरकर के लक्षण है। 137, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? तो ये प्रोटीन का जो घटक है वही उसी का पाचन करते हैं बैक्टीरिया। क्वेश्चन 138, शरीर की टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं? जब शरीर के टिश्यू में पानी जमा होती है तो उसे ओडीमा रोग कहते हैं। क्वेश्चन 139, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है? तो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटीन। 140, किस पदार्थ की कमी से प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है? तो क्रोमियम की कमी से। क्वेश्चन 141, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो दिमाग को काम करने के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत प्रोटीन है। 142, किस रोग में सामान्यतः कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है? तो जिनको पीलिया हो गया है उनको कम प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। 144 क्वेश्चन, सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? तो जो RDA 2020 में आया है उसके अकॉर्डिंग 0.83 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन दिया जाता है। 144 क्वेश्चन, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है? तो प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ यूरिया है। 145 क्वेश्चन, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लाइसिनिन प्रोटीन। 146 क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.2 किलो कैलोरी। 147 क्वेश्चन, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमको वसा से। 148 क्वेश्चन, वसा की कमी से रोग हो जाता है? तो इस फ्राइनोडर्मा कहते हैं इस रोग को। 149 क्वेश्चन, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है? तो इसके लिए लाइपेज एंजाइम है। 150 क्वेश्चन, पित्त आवश्यक होते हैं? तो हमारी बॉडी में पित्त का काम है वसा पचाने के लिए। क्वेश्चन 151, आहार में संतृप्त वसा उच्चता कौन सा विकार उत्पन्न करती है? जो संतृप्त वसा होती है वो हृदय वाहिका रोग, हृदय से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो उत्पन्न करती है। 152 क्वेश्चन, वसा में आहार का वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है? कौन सा वसा जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है? तो असंतृप्त वसा जो होता है, अनसैचुरेटेड फैट। 154 क्वेश्चन, शाकाहारी आहार शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है? जो लोग शाकाहारी होते हैं उनको उनमें संतृप्त वसा अम्ल की कमी पाई जाती है। 154 क्वेश्चन, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है? तो आर्किडोनिक अम्ल है जो बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 155, वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, डी, विटामिन ई, विटामिन के। 156, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो लाइपेज एंजाइम। 158 क्वेश्चन, भूखे रहने के उपरांत खून में वसा के कण ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जब भी आप फास्ट वगैरह रहते हैं तो हमें जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो इसको काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। 158 क्वेश्चन, वसा टूट कर किस में बदलता है? तो वसा जब टूटता है तो वह एक ग्लिसरॉल और
3 वसीय अम्ल में विभक्त होता है। वसा के क्या क्या कार्य हैं? तो वसा का कार्य है शरीर को ऊर्जा देना, शरीर के तापमान नियंत्रण में सहायक, संतान उत्पत्ति में सहायक आदि वसा के कार्य हैं। 160 क्वेश्चन, वसा के प्रकार हैं। तो वसा 2 प्रकार का होता है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। 161 क्वेश्चन, वसा का कौन सा प्रकार कमरे के सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट जो है। 162 क्वेश्चन, संतृप्त वसा के उदाहरण हैं, जैसे मक्खन हो गया, नारियल का तेल हो गया, डालडा घी, ये सब संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। 163 क्वेश्चन, वसा अघुलनशील है, वसा पानी में। 164 क्वेश्चन, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, जिसे कहते हैं एक्रेलिक कहते हैं। तेल और वसा को ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना चाहिए। 165 क्वेश्चन, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशयी रस में। 166 क्वेश्चन, वसा की अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें मोटापा, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि से जिससे हृदयाघात हो जाता है। असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं। 167 क्वेश्चन, सरसों का वनस्पति तेल, मूंगफली तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल आदि ये सब असंतृप्त वसा के उदाहरण जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। 168 क्वेश्चन, बच्चों के लिए आवश्यक वसा आर्किडोनिक कहाँ से प्राप्त होता है? तो आर्किडोनिक जो है वो मछली के तेल से प्राप्त किया जाता है। 169 क्वेश्चन जो है, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 किस में पाया जाता है? मछली का तेल हो गया, सोयाबीन तेल हो गया, सूरजमुखी तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, और आपके अखरोट हो गया, नट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, इस सब में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 पाया जाता है। 170 क्वेश्चन, वसा के संयोजक अवयव है। तो वसा के संयोजक अवयव में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। 171 क्वेश्चन, वसा को अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं, तो उसे कीटोन्स कहते हैं। 172 क्वेश्चन, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? तो LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। 173 क्वेश्चन, हमारे शरीर के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। 174 क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो हमारे शरीर में 200 mg, 120 से 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। 175 क्वेश्चन, सरल और संयुक्त वसा के जल अपघटन से प्राप्त होता है व्युत्पन्न लिपिड, इसको कहते हैं। 176 क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह किस विटामिन में बदल जाती है? विटामिन D3 में बदल जाती है। 177 क्वेश्चन, वसा की प्राप्ति का आधार है जंतु लिपिड्स और वानस्पतिक लिपिड्स, दोनों जगह से वसा प्राप्त होती है। 178 क्वेश्चन, मस्तिष्क के ऊतकों में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले वसा का नाम है? तो मस्तिष्क के जो टिश्यू होते हैं उसमें ग्लाइकोलिपिड्स वसा पाया जाता है। 179, मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा प्राप्त होती है? तो उसमें 50% वसा प्राप्त होती है। 180 क्वेश्चन, वसा किस तापमान पर जम जाता है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर। 181 क्वेश्चन, असंतृप्त वसा के मुख्यतः कितने भाग हैं? असंतृप्त वसा के मुख्यतः 2 भाग है, एक मुफा हो गया, एक यूफा हो गया। 182 क्वेश्चन, विटामिन है, तो लघु मात्रक पोषक तत्वों के अंतर्गत विटामिन आते हैं। 183, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन A, C और E एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। 184 क्वेश्चन, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन A को कहते हैं। 185 क्वेश्चन, विटामिन A की प्राप्ति के स्रोत हैं? तो विटामिन A गाजर हो गया, पके आम हो गया, मछली, अंडा, पीले फल, सब्जी, नारंगी आदि। 186 क्वेश्चन, विटामिन A के अन्य नाम है रेटिनॉल,
187 क्वेश्चन, रेटिनॉल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वनस्पति जगत से के कैरोटीन से रेटिनॉल प्राप्त होता है। 188, कैरोटीन का कौन सा प्रकार शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है? तो जो बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए में परिवर्तित होता है। 189 क्वेश्चन, कैरोटीन शरीर के किस अंग में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित होता है? तो वो हमारे लीवर में जाके, यकृत में जाके परिवर्तित होता है। 190 क्वेश्चन, जंतु से मुख्य रूप से विटामिन ए प्राप्त होता है? तो जंतुओं में मछली के यकृत के तेल में, अंडा, दूध हो गया, मक्खन हो गया, इससे जंतु जगत से विटामिन ए प्राप्त होता है। और 191 क्वेश्चन है, विटामिन ए का कौन सा स्वरूप आँखों की देखने की क्षमता बढ़ा देता है? तो विटामिन ए का एल्डिहाइड जो स्वरूप है वो आँखों की रोशनी बढ़ा देता है। 192 क्वेश्चन, विटामिन ए के पाचन के लिए शरीर में किस तत्व की मुख्य आवश्यकता होती है? तो विटामिन ए के पाचन के लिए पित्त रस और वसा दोनों जरूरी है, क्योंकि विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है। 193 क्वेश्चन है, विटामिन ए और वसा दोनों की संयुक्त कमी से कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन ए और वसा दोनों की कमी हो जाए तो इस रोग को फ्राइनोडर्मा कहते हैं। 194 क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? रतौंधी हो गया, किरोटोमलेशिया हो गया, और भी अन्य रोग है जैसे वाइट आउट स्पॉट हो गए। 195 क्वेश्चन, विटामिन ए के प्रकार है? तो विटामिन ए दो स्वरूप में पाया जाता है, विटामिन ए1 और विटामिन ए2। 196 क्वेश्चन, विटामिन ए में रेटिनॉल किस स्रोत से ज़्यादा मिलता है? तो जो रेटिनॉल है वो एनिमल जंतु जगत से ज़्यादा प्राप्त होता है। 197 क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। 198, एंटी न्यूरोटिक विटामिन किसे कहते हैं? तो एंटी न्यूरोटिक विटामिन विटामिन बी1 को कहते हैं। 199 क्वेश्चन, विटामिन बी1 का अन्य नाम है? विटामिन बी1 को हंगर विटामिन, एंटी बेरी विटामिन। 200 क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला के लिए विटामिन बी1 की मात्रा है? तो 2.0 mg पर डे। क्वेश्चन 202, थायमिन के कार्य हैं? तो थायमिन के कार्य हैं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना, हृदय गति को नियंत्रित करना, नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करना आदि थायमिन के कार्य हैं। 203 क्वेश्चन है, थायमिन के नष्ट होने का कारण है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात जो मीठा मीठा सोडा हम अपने खाने में यूज़ करते हैं उसकी वजह से विटामिन बी1 नष्ट होता है। तांबे का बर्तन का यूज़ और अत्यधिक ताप और दाब की वजह से। क्वेश्चन 204, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी1 की कमी से बेरी होता है। 205 क्वेश्चन है, 2 से 6 माह के बच्चों में विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें इन्फेंटल बेरी होता है, जिसे बाल बेरी कहते हैं। क्वेश्चन 206, बच्चों में बाल बेरी होने की क्या क्या कारण हैं? तो बच्चों में बाल बेरी होने का माता का दोषपूर्ण आहार, यानी माता जब गर्भवती है तो अच्छे से वो खान पान नहीं ले रही है और माता के दूध द्वारा बच्चों में ये रोग हो जाता है। क्वेश्चन 207, बाल बेरी की कमी से बच्चों का हृदय प्रभावित होता है, जिसमें बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाता है, उसे कहते हैं? तो इसमें बच्चे को एक रोग हो जाता है जिसको कार्डियोवैस्कुलर कहते हैं। 208 क्वेश्चन, वयस्कों में विटामिन बी1 का कौन सा रोग होता है बी1 की कमी से? तो वयस्कों में शुष्क बेरी रोग होता है थायमिन की कमी से। क्वेश्चन 209, वयस्कों में शुष्क बेरी के लक्षण क्या हैं? तो वयस्कों में जो लक्षण आते हैं इसमें मांसपेशियां हो गया, नाड़ी संस्थान हो गया जो प्रभावित होता है, और अल्जाइमर के लक्षण देखते हैं। अल्जाइमर में क्या होता है, आदमी भुलक्कड़ हो जाता है। क्वेश्चन 210 हो गया, हाथ पैर की मांसपेशियों में सुई के चुभने से दर्द होता है? तो इससे ये विटामिन बी1 थायमिन की कमी से ही होता है जिसे पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते हैं।
211 क्वेश्चन है, विटामिन बी1 के स्रोत क्या हैं? तो विटामिन बी1 जो है बिना पॉलिश किया हुआ जो चावल है, आटे का जो चोकर है, अनाज की ऊपरी परत हो गया, ईस्ट हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, इन सबसे विटामिन बी1 प्राप्त होता है। क्वेश्चन 212, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन 213, लैक्टोफ्लेविन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन बी2 को ही लैक्टोफ्लेविन कहते हैं। 214 विटामिन बी1 को कहाँ से प्राप्त किया गया? विटामिन बी2 को, तो विटामिन बी2 को हम दूध से अलग करके खोजा गया था। क्वेश्चन 215, किस विटामिन को पीला विटामिन कहते हैं? तो विटामिन बी2 को पीला विटामिन येलो विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन 217, विटामिन बी2 के क्या क्या कार्य हैं? तो हार्मोन को नियमित और नियंत्रित करना, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक है, शारीरिक वृद्धि और विकास आदि विटामिन बी2 के कार्य हैं। क्वेश्चन 217, राइबोफ्लेविन की कमी से होठों के किनारे की त्वचा फटने लगती है, मुंह में छाले हो जाते हैं और घाव हो जाते हैं, इस बीमारी को कहते हैं? तो इसको चिलोसिस कहते हैं, जो विटामिन बी2 की कमी से होता है, चिलोसिस। क्वेश्चन 218, विटामिन बी2 के अभाव में नेत्र की रक्त कोशिकाओं में घाव हो जाता है और आंखों में पानी आना, आंखों से जलन और आंखों में ब्लड जमे हुए की तरह निशान दिखते हैं। तो इस रोग को कहते हैं, इसको कार्निवल वेस्कुलराइजेशन कहते हैं। 219 क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन की कमी को कहते हैं? राइबोफ्लेविन की कमी को और राइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। क्वेश्चन 220, विटामिन बी2 के स्रोत हैं? तो विटामिन बी2 के स्रोत में है सूखा जो ईस्ट होता है, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, विटामिन बी2 के स्रोत हैं। क्वेश्चन 221, विटामिन बी3 रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटेनिक एसिड अथवा नियासिन। क्वेश्चन 222, विटामिन बी3 को कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो विटामिन बी3 जो नियासिन है उसको ईस्ट से अलग करके प्राप्त किया गया था, ईस्ट यानी खमीर। क्वेश्चन 223, वह कौन सा प्रोटीन यानी एमिनो एसिड है जो शरीर में जाकर विटामिन बी3 में बदल जाता है? तो ट्रेप्टोफेन, ट्रेप्टोफेन खाने से हमको विटामिन बी3 की प्राप्ति हो जाती है। क्वेश्चन 224, नियासिन की कमी से रोग होता है? तो नियासिन की कमी से ही पैलेग्रा रोग होता है। क्वेश्चन 225, नियासिन की कमी से 4DS बीमारी में कौन कौन से रोग आते हैं? तो नियासिन की कमी से 4DS बीमारी हो जाती है, जिसमें डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस जो त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, एक तो डायरिया हो जाता है, डिमेंशिया जो भुलक्कड़पन से रिलेटेड है, और उसके बाद डेथ यानी मृत्यु से रिलेटेड 4 तरह की बीमारियां हो जाती है। क्वेश्चन 226, विटामिन बी3 के 2 स्वरूप कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला है निकोटेनिक एसिड होता है, दूसरा निकोटिनामाइड होता है। क्वेश्चन 227, पीपी फैक्टर विटामिन किसे कहते हैं? तो पैलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, जिसे ये नियासिन। क्वेश्चन 228, पैलेग्रा रोग की कमी से त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पैलेग्रा रोग की कमी में त्वचा का रंग भद्दा हो जाएगा, त्वचा खुरदुरी हो जाएगी, बादामी लाल हो जाएगा और आंतों में अल्सर हो जाएंगे, जो आंतों के घाव को आंतों का अल्सर कहते हैं। क्वेश्चन 229, अगर हम 60 ग्राम ट्रेप्टोफेन ग्रहण कर रहे हैं तो हमको कितना नियासिन प्राप्त होगा? तो 1 mg नियासिन लगभग प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन 230, नियासिन सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है? तो नियासिन को सबसे ज़्यादा प्राप्त करने के लिए सूखा ईस्ट और मूंगफली का सेवन करने से। क्वेश्चन 231, शरीर में नियासिन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है? तो अगर मक्का हम ग्रहण कर रहे हैं तो नियासिन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन 232, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। क्वेश्चन 233, एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन बी5 को एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन 235, पेंटोथेनिक एसिड जो विटामिन बी5 है,
की कमी से शरीर पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो मांसपेशियों में ऐंठन होती है, पैरों के तलवे में जलन होती है और रोगी को बेचैनी होने लगती है और इससे चर्म रोग होता है। क्वेश्चन 336, पेंटोथेनिक एसिड जो है सर्वाधिक पाया जाता है। तो रॉयल जेली में एक रानी मधुमक्खी होती है, उसमें पाया जाता है पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5। क्वेश्चन 337, पेंटोथेनिक एसिड किस वसा के संश्लेषण में भाग लेता है। तो लिनोलेनिक एसिड के से आर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण में ये भाग लेता है। क्वेश्चन 337, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। क्वेश्चन 238, यहाँ पर नंबरिंग में मिस्टेक हो गया था। विटामिन B6 का सक्रिय रूप है, तो विटामिन B6 का सक्रिय रूप पायरिडॉक्सोल फॉस्फेट है। क्वेश्चन 239, विटामिन B6 की कमी से रोग होता है। तो विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया और भूख न लगना, यानी माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है वो विटामिन B6 की कमी से होता है। 240 क्वेश्चन है, विटामिन B6 के स्रोत हैं। तो इसमें मांस हो गया, सूखा खमीर हो गया, गेहूं के अंकुर हो गया, चना, दूध, अंडा, मछली आदि इसके स्रोत हैं। क्वेश्चन 241, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। क्वेश्चन 242, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर किस विटामिन को कहते हैं। तो उसे B7 को कहते हैं। क्वेश्चन 243, बायोटिन को अन्य किस नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन H को बायोटिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 244, बायोटिन के कार्य हैं। तो विटामिन B12 फोलिक एसिड की उपयोगिता को बढ़ाता है और कॉर्पस साइकिल चक्र को सही रखता है बायोटिन। क्वेश्चन 245, बायोटिन की कमी से बच्चों में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो बायोटिन की कमी से बच्चों में क्राइब डेथ यानी पालने में मृत्यु और चारपाई या बिस्तर पर मृत्यु कॉट डेथ, दो प्रकार के मृत्यु बच्चों के अंदर ये देखने को मिलते हैं। 246 क्वेश्चन है कि बायोटिन की कमी से SDI सिंड्रोम हो जाता है। SDI का पूरा नाम है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। क्वेश्चन 247, विटामिन B7 के स्रोत हैं। विटामिन B7 के स्रोत है सूखा ईस्ट हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, विटामिन B7 के स्रोत हैं। क्वेश्चन 248, विटामिन B9 के अन्य नाम हैं। तो फोलिक एसिड, विटामिन BC, विटामिन M, फोलेट आदि विटामिन B9 के नाम हैं। क्वेश्चन 249, फोलिक एसिड के कार्य हैं। तो फोलिक एसिड के RBC की परिपक्वता, हीमोग्लोबिन अणु बनाने में फोलिक एसिड सहायता करता है। क्वेश्चन 250, फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो फोलिक एसिड की कमी से मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। क्वेश्चन 251, फोलिक एसिड सबसे पहले कहाँ से प्राप्त किया गया था। तो ये पालक के पत्ते से प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन 252, फोलिक एसिड की कमी से गर्भावस्था में बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो फोलिक एसिड अगर कम है किसी गर्भवती महिला के गर्भावस्था के टाइम में, तो उसमें NTD रोग होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसे कहते हैं। 253 क्वेश्चन, फोलिक एसिड किसके निर्माण में भूमिका निभाता है। तो ये RBC और न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में। क्वेश्चन 254, शरीर में फोलिक एसिड का अवशोषण नहीं होगा। तो कब नहीं होगा, अगर शरीर में आयरन की कमी है तो फोलिक एसिड का अवशोषण नहीं हो, बाधित हो जाएगा। क्वेश्चन 255, मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया जो फोलिक एसिड की कमी से होता है उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया में RBC का आकार बड़ा और RBC अपरिपक्व हो जाता है। 256 क्वेश्चन है, NTD रोग के लक्षण हैं। तो NTD रोग में क्या होता है, गर्भस्थ शिशु का दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड जो है दोनों प्रभावित हो जाता है।
257 क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। 258 क्वेश्चन, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें कोबाल्ट पाई जाती है। क्वेश्चन 259, विटामिन B12 के कार्य हैं आरबीसी की परिपक्वता, डीएनए के निर्माण, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। क्वेश्चन 260, विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। जैसे B9 की कमी से मैंग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता था, विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया। क्वेश्चन 261, परनीसियस एनीमिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो परनीसियस एनीमिया को हानिकारक एनीमिया, घातक एनीमिया और एडिशन से ब्लेरमर्स एनीमिया, 3 तरह के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन 262, विटामिन B12 की शरीर में अच्छी मात्रा कहाँ संग्रहित होती है? तो लीवर में। क्वेश्चन 263, विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने आहार में लेना चाहिए उच्च प्रोटीन, आयरन। क्वेश्चन 264, विटामिन B12 के स्रोत हैं, तो इसमें स्पाइरुलिना शैवाल, सुगर का लीवर, गाय, इसमें यहाँ पर कॉमा रहना चाहिए था। लीवर जो हो गया, सुअर का लीवर जो है वो है इसमें सुअर का लीवर है। और गाय बकरी का जो मांस है वो। क्वेश्चन 265, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। 266 क्वेश्चन, विटामिन सी के अन्य नाम है? तो इसको स्कर्वी रोधी विटामिन कहते हैं। 267 क्वेश्चन, विटामिन सी के प्रकार है? विटामिन सी 2 प्रकार के होते हैं, एल एस्कॉर्बिक एसिड, डी एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन 268, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। क्वेश्चन 269, स्कर्वी रोग कहाँ होता है? तो यह मसूड़ों में होता है, न कि दांतों में होता है। क्वेश्चन 270, विटामिन सी की कमी के अवशोषण में सहायता करता है? आयरन के अवशोषण में सहायक है विटामिन सी। क्वेश्चन 271, विटामिन सी के कार्य हैं? घाव भरने में सहायक है विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, संक्रमण को रोकने में, आरबीसी के परिपक्व होने में। क्वेश्चन 272, एंटी स्टोन विटामिन किसे कहते हैं? तो एंटी स्टोन विटामिन विटामिन सी को कहते हैं। क्वेश्चन 273, शिशु स्कर्वी रोग, इन्फैंटल स्कर्वी के क्या कारण है? तो जो बच्चों में स्कर्वी रोग हो जाता है उसके कारण है कृत्रिम दूध जो और जो पाश्चुरीकृत दूध के सेवन से, जो जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल पाता है इनके हो जाता है ये रोग। 274 क्वेश्चन, शिशु स्कर्वी रोग इन्फैंटल स्कर्वी के लक्षण है? मसूड़ों में सूजन, भूख न लगना, बेहोशी, हड्डियों के सिर पर सूजन, हड्डियों के सिरे पर सूजन, जो हड्डियों का सिरा होता है वहाँ पर सूजन। क्वेश्चन 275, विटामिन सी के स्रोत हैं? खट्टे फल हो गया, खमीरीकृत पदार्थ हो गए जिसमें फर्मेंटेड पदार्थ हो गए, अंकुरित अनाज हो गया, हरी मिर्च हो गया। क्वेश्चन 276, स्कर्वी रोग की अवस्था में उपचार दिया जाता है? जिन लोगों को स्कर्वी रोग हो गया है उसमें 100 से 200 मिलीग्राम विटामिन सी संतरे के रूप में देने पर उपचार हो जाता है। 277 क्वेश्चन, विटामिन सी नष्ट हो जाता है? एक तो खुली हवा में, लाइट्स में, उष्णता हो गया और धातुओं के प्रभाव से। क्वेश्चन 278, विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल।
क्वेश्चन 279, विटामिन डी के अन्य नाम क्या है? सनशाइन विटामिन, एंटी रिकेट्स विटामिन। क्वेश्चन 280, विटामिन D2 कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वनस्पति में उपस्थित प्रोविटामिन एर्गोस्ट्रॉल से। क्वेश्चन 281, विटामिन D3 कहाँ से प्राप्त होता है? D3 प्रोविटामिन 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होता है। विटामिन डी के क्या कार्य हैं? कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना, दांतों के स्वास्थ्य, पैराथायरॉइड ग्लैंड पर नियंत्रण आदि। क्वेश्चन 283, विटामिन डी की कमी से अधिकतर देखी जाती है। विटामिन डी की कमी अधिकतर महिला गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनमें यह कमी हो जाती है ज़्यादातर। क्वेश्चन 383, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है, तो रिकेट्स रोग हो जाता है। नंबरिंग गलत था, वहाँ 283 था। क्वेश्चन 285, रिकेट्स के लक्षण हैं। रिकेट्स में रिकेटी रोजरी जो होता है हड्डियों का बढ़ जाना, पीजन चेस्ट, सीने की जो अस्थियां होती है वो अधिक उभरी हुई होती है, नौकनी यानी घुटने चलने पर जो है दोनों आपस में टकराते हैं, ये रिकेट्स के लक्षण हैं। 286 क्वेश्चन, एडल्ट में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन 288, गर्भवती और धात्री महिलाओं में विटामिन डी की कमी से होता है, तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है और दंत क्षरण, दो तरह के रोग होने लगते हैं। क्वेश्चन 288, विटामिन डी की अधिकता से क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो भूख कम लगती है, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होने लगती है जब वो हड्डियों से जाकर रक्त जमने लगता है, सिर में दर्द और चक्कर आते रहते हैं। क्वेश्चन 289, बच्चों में विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करेंगे? तो बच्चों को सरसों जैतून के तेल, इन दोनों तेल से मालिश करके, लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, इन सब का प्रयोग करके, और बच्चों को धूप दिखा के भी। क्वेश्चन 290, हाइपोविटामिनोसिस कहते हैं। हाइपोविटामिनोसिस विटामिन डी की कमी को कहते हैं। क्वेश्चन 291, विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। क्वेश्चन 292, विटामिन ई के अन्य नाम है? टोकोफेरॉल, जिसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं और फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन 293, एक ऐसा वसायुक्त एल्कोहलिक पदार्थ जिसमें शिशुओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे कौन सा विटामिन कहते हैं? उसे विटामिन ई कहते हैं। 294, टोकोफेरॉल में टोकोस का अर्थ है बच्चा अथवा शिशु। क्वेश्चन 295, विटामिन ई को सबसे पहले कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो वो गेहूं के भ्रूण से अलग करके। क्वेश्चन 296, टोकोफेरॉल के किस प्रकार में जनन यानी फर्टिलिटी का गुण विद्यमान है? तो अल्फा टोकोफेरॉल में। 297 क्वेश्चन, विटामिन ई के कार्य है? प्रजनन दर में मदद करना। क्वेश्चन 298, विटामिन ई की कमी से प्रभाव पड़ता है? प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है और बार बार गर्भपात देखने को मिलता है, मांसपेशियों शक्ति का जो है वो हांस हो जाता है और शिशुओं में रक्ताल्पता हो जाती है। शिशुओं में रक्ताल्पता विटामिन ई की कमी से भी होता है। 299 क्वेश्चन, विटामिन ई की सर्वाधिक प्राप्ति के स्रोत हैं? तो विटामिन ई जो है मक्के के भ्रूण के तेल में, मूंगफली के दाने में, नारियल के तेल में, इन सबसे विटामिन ई प्राप्त होता है। 300 विटामिन हीमोलाइसिस क्या है? तो विटामिन ई की कमी कमी से आरबीसी का विघटन होने लगता है, विटामिन ई की कमी से, उसी को हीमोलाइसिस कहते हैं। क्वेश्चन 301, विटामिन के का रासायनिक नाम है? नेफ्थेक्विनोन। क्वेश्चन 302, विटामिन के अन्य नाम है? तो उसको ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, हेमरेज विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन 303, विटामिन के का मुख्य कार्य है? रक्त का थक्का जमाना। क्वेश्चन 304,
विटामिन के कितने रूप हैं? तो इसके 2 रूप है, विटामिन K1, विटामिन K2। 305 क्वेश्चन, विटामिन K1 जिसको फाइलोक्विनान कहते हैं की प्राप्ति के स्रोत हैं। तो वनस्पति जगत के जो अल्फा अल्फा मटर की प्रजाति होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। क्वेश्चन 306, विटामिन K2 जिसको मेनाक्विनोन कहते हैं को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जो शरीर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ई कोलाई के द्वारा स्वतः ही मिल जाता है, और दूसरा सड़ी गली मछलियों से। क्वेश्चन 307, विटामिन के की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो विटामिन के अगर शरीर में कम हो गया तो अंतःपेशीय रक्तस्राव शरीर के अंदर खुद ही रक्तस्राव होने लगेगा और आंत में आंतरिक रक्तस्राव होने लगेगा। क्वेश्चन 309, विटामिन के की अधिकता से हीमोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन के की अधिकता से हीमोसाइटिक एनीमिया होता है। क्वेश्चन 309, हीमोसाइटिक एनीमिया के क्या क्या लक्षण है? तो आरबीसी का समय से पहले बन जाना और समय से पहले विघटन हो जाना, ये हीमोसाइटिक एनीमिया का लक्षण है। क्वेश्चन 310, रक्त जमाने की क्रिया किसके विघटन में प्रारंभ होती है? किसके विघटन से प्रारंभ होती है? तो रक्त जमने की जो क्रिया होती है वो प्लेटलेट्स के विघटन से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन 312, रक्त का जमना एक प्रक्रिया है, तो ये रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन 312, गर्भवती स्त्री में के आहार में विटामिन के की न्यूनता से शिशु को कौन सा रोग हो जाता है? तो शिशु की रक्तस्राव संबंधी रोग हो जाता है। 313 क्वेश्चन, प्लेटलेट्स विघटित होकर बनाते हैं, तो प्लेटलेट्स जो है विघटित होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। 314, रक्त के जमने की क्षमता, यहाँ एरर हो गया है। रक्त के जमने की क्षमता का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसको पीटी टेस्ट कहते हैं, जिसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट कहते हैं। यहाँ पर जमने है, म है यहाँ पे। क्वेश्चन 315, रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ है, तो उसको हिपैरिन कहते हैं। क्वेश्चन 316, संपूर्ण शरीर के कितने प्रतिशत भाग में खनिज लवण की मात्रा है? तो संपूर्ण शरीर के लगभग 4% भाग पर खनिज लवण है। 317 क्वेश्चन, खनिज लवण का मुख्य कार्य है, तो खनिज लवण क्या करता है? शरीर में बैलेंस का काम करता है। क्वेश्चन 318, शरीर में कुल कितने आवश्यक खनिज लवण पाए जाते हैं जिन्हें भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं? तो 24 खनिज लवण हैं। क्वेश्चन 319, शरीर में मुख्य खनिज तत्वों के नाम है, तो मुख्य खनिज तत्व में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। क्वेश्चन 320, हमारे संपूर्ण शरीर में खनिज लवण का कितना प्रतिशत कैल्शियम होता है? तो जो 4% खनिज लवण है उसका 2% पूरा कैल्शियम होता है। क्वेश्चन 321, संपूर्ण कैल्शियम शरीर में इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो जो 2% संपूर्ण कैल्शियम है उसका 99% जो है हड्डी और दांतों में रहता है, और 1% जो है वो रक्त में रहता है। क्वेश्चन 322, कैल्शियम के क्या क्या कार्य हैं? तो कैल्शियम के कार्य अस्थियों व दांतों का निर्माण करना, रक्त को जमने में सहायक, कैल्शियम मांसपेशी संकुचन में नियंत्रण का कार्य करता है। क्वेश्चन 323, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है हड्डियों में छेद हो जाता है और हड्डियों का कमजोर होना, कैल्शियम का जमाव न होना, ये सब लक्षण हैं। ये सब लक्षण जो है वो डीकैल्सिफिकेशन के हैं, और जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है वो बुजुर्गों में देखा जाता है। क्वेश्चन 324, कैल्शियम की कमी को कहते हैं, इसकी कमी को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। 325 क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा वयस्क में, और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा ओल्ड एज में, और रिकेट्स बच्चों में होता है। क्वेश्चन 326, रक्त में कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों के संकुचन गति अनियंत्रित हो जाती है, हाथ पैर में कांपने लगता है, और हाथ पैर में समस्याएं होती है। यह रोग है, इस रोग को टिटैनी कहते हैं।
क्वेश्चन 327, कैल्शियम की अधिकता को हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। क्वेश्चन 328, कैल्शियम की अधिकता से होने वाला सिंड्रोम है। तो कैल्शियम की अधिकता से दो तरह के सिंड्रोम होते हैं, एक मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम, दूसरा इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कैल्सीमिया। मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम से क्या क्या लक्षण हैं? तो मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम जो होता है, देखते हैं इसमें शिशुओं को, ये शिशुओं में देखने को मिलता है मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम, जिसमें अंकुरित अनाज में पाया जाता है। इसमें दूध तथा कैल्शियम युक्त पदार्थ अंकुरित अनाज देना बंद कर देना चाहिए। और क्वेश्चन 330, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम के दुष्परिणाम है। तो मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम से क्या होता है? रक्त में कैल्शियम का जमाव ज़्यादा होने लगता है। क्वेश्चन 331, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया, इसके यह किनको होता है? तो सामान्यतः यह नवजात शिशुओं में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 332, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया के लक्षण है। तो कैल्शियम की अधिकता से आयरन उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे रक्त में कैल्शियम जमाव ज़्यादा होने लगता है। और क्वेश्चन 333, कैल्शियम के शरीर में अवशोषण के लिए जिम्मेदार तत्व है। तो कैल्शियम के शरीर में अवशोषण के लिए प्रोटीन रहना चाहिए, दूसरा विटामिन डी रहना चाहिए, तीसरा लैक्टोज, चौथा फास्फोरस, और ये पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन 334, कौन सा तत्व कैल्शियम के अवशोषण को 50% तक बढ़ा देता है? तो लाइसिन प्रोटीन। क्वेश्चन 335, शरीर में कैल्शियम के पूर्ण अवशोषण के लिए जिम्मेदार तत्व है। तो उसके लिए फास्फोरस आवश्यक है। क्वेश्चन 336, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा निर्धारित करते हैं? तो ये पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन 337, कैल्शियम के अवशोषण में बाधक तत्व है। तो कैल्शियम बॉडी में अवशोषित नहीं होगा अगर ऑक्जेलिक एसिड है, फाइटिक एसिड है, वसा ज़्यादा हो गया है, कैफीन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, फलों के छिलके, फल जो है छिलके युक्त ले रहे हैं, तांबा के बर्तन में हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बाधक तत्व हैं। क्वेश्चन 338, जिन पोषक तत्वों में कैल्शियम होता है वहाँ किस पोषक तत्व का अभाव होता है? वहाँ आयरन का अभाव होता है, लोहा। क्वेश्चन 339, कैल्शियम तथा फास्फोरस का अनुपात होना चाहिए 1:1। क्वेश्चन 340, शरीर में कैल्शियम का भंडारण कहाँ होता है? हड्डियों में होता है, हड्डियों और अस्थियों में। क्वेश्चन 341, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया रोग का निदान है। तो इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया रोग में कैल्शियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए और विटामिन डी नहीं देना चाहिए। नंबरिंग गलत हो गया है। एक गर्भवती महिला के लिए प्रतिदिन के हिसाब से कैल्शियम की कितनी मात्रा प्रस्तावित है? तो गर्भवती महिला है तो उसको 1000 mg पर डे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्तनपान कराने वाली महिला के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा प्रतिदिन आवश्यक है? तो स्तनपान कराने वाली महिला को 1200 mg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 12 माह तक के बच्चों के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 300 mg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन 342 क्वेश्चन, मनुष्य के शारीरिक भार का कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो लगभग 1% फास्फोरस होता है। 343 क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना फास्फोरस उपस्थित होता है? तो 400 से 700 ग्राम। 344 क्वेश्चन, फास्फोरस के कार्य हैं कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों और हड्डियों की संरचना में सहायक है। 345 क्वेश्चन, फास्फोरस को कैसे देखी जाती है? फास्फोरस की कमी, यहाँ पर एरर है, फास्फोरस की कमी। तो इसमें होता है भूख न लगना, वजन कम,
फास्फोरस की कमी होने से हड्डियों में दर्द होता है और कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन 346, फास्फोरस की प्राप्ति के स्रोत हैं। तो फास्फोरस दूध, मांस, मछली, चना हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया। क्वेश्चन 347, शरीर में फास्फोरस का संग्रह कहाँ होता है। तो फास्फोरस 80% लगभग हड्डियों में होता है तथा 20% नाजुक ऊतकों में पाया जाता है। सॉरी। क्वेश्चन 348, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है। तो कैल्शियम 2 और संबंधी 1 होता है। 349 क्वेश्चन, शिशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है। तो शिशुओं में 1 संबंधी 1 ही होता है। 350 क्वेश्चन, लौह तत्व आयरन है, एक ट्रेस तत्व है। 351 क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग लोहे की कितनी मात्रा चलती है। तो 4 से 5 ग्राम। 352 क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल आयरन का कितना प्रतिशत भाग कहाँ कहाँ रहता है। तो अगर कुल आयरन का 70% हमारे रक्त में पाया जाता है और लगभग 25% यकृत और अस्थि मज्जा में, तथा शेष जो 4% है वो मांसपेशियों में होता है और 1% जो होता है वो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होता है। क्वेश्चन 353, आयरन के क्या क्या कार्य हैं। तो आयरन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहन करता है। क्वेश्चन 354, आयरन रक्त में किस रूप में उपस्थित रहता है। तो आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन 355, आयरन मांसपेशियों में किस रूप में उपस्थित रहता है। तो मायोग्लोबिन के रूप में। 356, मायोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को संग्रहित करना ताकि मांसपेशियां गति कर सके। 357, आयरन का संवहन तथा संग्रह किस रूप में होता है। तो ट्रांसफेरिन और फेरिटिन 2 रूपों में होता है, ट्रांसफेरिन और फेरिटिन। 358 क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा पुरुषों में होती है। पुरुषों में 13.5 से 17.5 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। और 359 क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा महिलाओं में होती है। तो 12.5 से 15.5 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्वेश्चन 360, हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा बच्चों में पाई जाती है 11 से 12 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्वेश्चन 361, आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया होता है। तो आयरन की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। और क्वेश्चन 362, आयरन के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ विटामिन ई भी होना चाहिए। 363 क्वेश्चन, लौह लवण की अधिकता के दुष्परिणाम है अगर शरीर में आयरन अधिक हो गया तो। और यकृत और हृदय में आयरन का जमाव, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। क्वेश्चन 364, आयरन की जैव उपलब्धता बढ़ाता है। पशुओं से प्राप्त प्रोटीन जो है आयरन की जैव उपलब्धता बढ़ा देता है। क्वेश्चन 365, आयरन के अवशोषण में बाधक तत्व है। आयरन के अवशोषण में कैल्शियम, फास्फोरस, इमली हो गया, चाय हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये सब बाधक तत्व हैं। क्वेश्चन 366, आयरन के अवशोषण में सहायक तत्व हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, प्रोटीन हो गया, तांबा हो गया। 367 क्वेश्चन, आयरन की प्राप्ति प्राणी जगत के किन स्रोतों से ज़्यादा होती है। तो मांस हो गया, जिगर हो गया, अंडे की जर्दी हो गया, मछली। क्वेश्चन 368, आयरन की प्राप्ति के वानस्पतिक जगत के स्रोत हैं। तो वानस्पतिक जगत में जो भूरे रंग के, जो जितने भी भूरे रंग के हर खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे गुड़ हो गया, खजूर हो गया, मुनक्का हो गया, इन सबसे आयरन मिलता है। फिर हरे पत्तेदार सब्जी हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया। क्वेश्चन 369,
मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आयरन की कितनी मात्रा शरीर से विसर्जित हो जाती है? लगभग 15 से 30 mg। क्वेश्चन 370, मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगभग 3 से 5 दिन का होता है, तो आयरन शरीर से प्रतिदिन के हिसाब से कितना निकल जाता है? 3 से 4 mg पर डे के हिसाब से निकलने लगता है। क्वेश्चन 371, एक सामान्य मनुष्य का शरीर 100% आयरन में से कितना प्रतिशत उसका शरीर अवशोषित कर लेता है? तो अगर वो 100% है तो उसमें 10% ही अवशोषित होता है और शेष 90% जो है स्टूल के यानी मल के द्वारा बाहर चला जाता है। 372 क्वेश्चन, एनीमिया की स्थिति में व्यक्ति का शरीर कितना आयरन अवशोषित कर सकता है? एनीमिया की स्थिति में लगभग 45% आयरन अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन 373, एनीमिया रोग में लक्षण प्रदर्शित होते हैं, तो एनीमिया रोग में थकान हो गया, सांस फूलना, अधिक नींद आना, ऑक्सीजन कम होने के कारण दृष्टि कमजोर हो गया और कमजोर हो जाता है और पैरों में एडीमा के लक्षण हो जाते हैं। क्वेश्चन 374, एनीमिया के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, तो इसमें 2 प्रकार है, आर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया और हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्वेश्चन 375, किस समय स्त्री और पुरुषों में लोहे की आवश्यकता समान हो जाती है? स्त्रियों के जब मासिक धर्म बंद हो जाता है। क्वेश्चन 376, किस अवस्था में लोहे की आवश्यकता सामान्य से ज़्यादा शरीर को चाहिए? तो एक तो किशोरियों को चाहिए और स्त्री जब गर्भावस्था में तब। क्वेश्चन 377, लौह लवण की अधिकता से होने वाला रोग है। जब आयरन बॉडी में अधिक हो जाता है तो इसको इडियोपैथिक हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। यहाँ नंबरिंग की गलती है। एक गर्भवती महिला के लिए आयरन की कितनी मात्रा प्रतिदिन चाहिए? तो गर्भवती महिला है तो उसको 40 mg पर डे के हिसाब से आयरन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आयरन की प्रतिदिन की मात्रा होनी चाहिए, तो स्तनपान करा रही हैं तो उसको 23 mg पर डे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से 15 और 16 से 18 साल के किशोरियों के लिए क्रमशः आयरन की आवश्यकता है 30 mg से लेकर 32 mg पर डे। 378 क्वेश्चन है, सोडियम की अच्छी मात्रा भोजन के अतिरिक्त किस में पाई जाती है? नमक में, जो सोडियम क्लोराइड के रूप में। 379 क्वेश्चन है, नमक में सोडियम की मात्रा पाई जाती है लगभग 40 ग्राम। 380 क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कुल कितना सोडियम उपलब्ध रहता है? लगभग 92 ग्राम, लगभग 90 से 100 ग्राम तक रहता है। 381 क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में पसीने के द्वारा कितना ग्राम सोडियम उत्सर्जित हो जाता है? लगभग 10 से 20 ग्राम। 382, हम नमक को किस रूप में ग्रहण करते हैं? सोडियम क्लोराइड के रूप में। क्वेश्चन 383, सोडियम के कार्य हैं शरीर में अम्ल एवं क्षार का संतुलन, जल का संतुलन, हृदय गति का नियंत्रण, मांसपेशियों के संस्थान के संकुचन को नियंत्रित करना। क्वेश्चन 384, सोडियम के अणु शरीर में किस रूप में उपस्थित रहते हैं? तो सोडियम के जो अणु हैं क्लोराइड व कार्बोनेट, फास्फेट व प्रोपिनेट के रूप में रहते हैं, प्रोटीनेट। 385, सोडियम की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोडियम अगर कम हो गया शरीर में तो अतिसार हो जाएगा, वमन हो जाएगा, अधिक पसीना, जी मिचलाना, मांसपेशियों में ऐंठन, अम्ल व क्षार का बैलेंस बिगड़ जाएगा। 386 क्वेश्चन, सोडियम की कमी को कहते हैं, तो सोडियम की कमी को हाइपोनाइट्रीमिया कहते हैं। क्वेश्चन 387, सोडियम की अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो रक्तदाब बढ़ जाता है और एडिसन रोग हो जाते हैं, एडीमा रोग हो जाते हैं और कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के क्या कारण हैं? कुशिंग सिंड्रोम में किडनी द्वारा एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स के अत्यधिक स्राव से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। 389 क्वेश्चन है, सोडियम की ज़्यादा मात्रा मूत्र द्वारा
शरीर से बाहर निकलने लगता है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो इसी को एडिशन रोग कहते हैं। 390 क्वेश्चन, सोडियम प्राप्ति के स्रोत है। सोडियम नमक से प्राप्त होता है, दूध, हरे पत्तेदार सब्जी, सोया सॉस, लहसुन, सी फूड, सी ग्रास वगैरह से। 392 क्वेश्चन, किन रोगों में सोडियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए? अगर व्यक्ति को कोई हृदय रोग है या किडनी और लीवर संबंधित रोग है। 392, शरीर में जब सोडियम की आवश्यकता होती है तो किस तत्व की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? पोटेशियम। 393 क्वेश्चन, आयोडीन किसका घटक है? आयोडीन थायरॉक्सिन का घटक है। 394 क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्राव कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड से। 395, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितनी आयोडीन की मात्रा होती है? तो 20 से 25 mg। 396 क्वेश्चन, आयोडीन के क्या कार्य हैं? शारीरिक और मानसिक वृद्धि विकास में सहायक है, हृदय गति को नियंत्रित करता है, बीएमआर नियंत्रित करता है, थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। क्वेश्चन 397, किन विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आयोडीन की कमी देखी जाती है? जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। 398, आयोडीन की अधिकता से होने वाला रोग है तो इसको एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। क्वेश्चन 399, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें शरीर का तापमान, पल्स रेट बढ़ जाएगा, सांस फूलने लगेगा, त्वचा लाल हो जाएगा, दर्द युक्त मासिक धर्म। 400 क्वेश्चन, आयोडीन प्राप्ति के स्रोत है। समुद्री खाद्य पदार्थ हो गया, मीठा सोडा हो गया, मछली हो गया, नमक हो गया, समुद्री घास हो गया, पत्ता गोभी। क्वेश्चन 401, घेंघा ग्वाइटर रोग के लक्षण है। इसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, गले में सूजन हो जाती है, बार बार गर्भपात देखने को मिलता है। क्वेश्चन 402, घेंघा रोग ज्यादातर होता है तो यह महिलाओं में ज्यादातर होता है। क्वेश्चन 403, आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म, जिसमें बच्चा बौने रह जाते हैं। क्वेश्चन 404, क्रिटिनिज्म में बौनापन के लक्षण हैं। इसमें मानसिक असंतुलन, विकलांगता देखने को मिलती है, बीएमआर कम हो जाता है, बालक सुस्त, उदास, मांसपेशी कमजोर होती है, लंबाई 3 से 4 फीट रह जाता है बस। और क्वेश्चन 405, आयोडीन की कमी से वयस्कों में रोग होता है, इसको मिक्सिडिमा रोग हो जाता है वयस्कों में। क्वेश्चन 406, मिक्सिडिमा रोग के लक्षण है, थकान हो जाती है, सांस फूलना, रोगी को गर्मी में ठंडी का एहसास होने लगता है और ओडिमा के लक्षण देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 407, आयोडीन नमक में प्रबलीकरण करने के लिए किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन नमक में प्रबलीकरण करने के लिए पोटेशियम आयोडेट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 408, बच्चों में आईडीडी आयोडीन डिफिशियंसी सिंड्रोम की स्थिति का कारण है। तो आयोडीन है इसका कारण। यहाँ पर नंबरिंग की गलती है। एक गर्भवती महिला के लिए आयोडीन की प्रतिदिन की मात्रा है 250 म्यूग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता है तो 280 म्यूग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम की कितनी मात्रा प्रतिदिन आवश्यक है? तो 3050 mg पर डे। एक स्वस्थ मानव शरीर में पोटेशियम की मात्रा होती है 250 ग्राम। 410 क्वेश्चन, पोटेशियम शरीर में किस रूप में उपस्थित रहता है? तो पोटेशियम जो है हमारे टिश्यू में रहता है, कोशिका द्रव्य में रहता है, आरबीसी में रहता है, मांसपेशियों में रहता है। पोटेशियम के कार्य क्या हैं? पोटेशियम हृदय गति के नियंत्रण में, मांसपेशी संकुचन, नाड़ियों तक की संवेदना शक्ति बनाए रखने में सहायक है। 412 क्वेश्चन, पोटेशियम प्राप्ति के स्रोत हैं। पोटेशियम जो है मिल्क पाउडर से, मूंग की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, गेहूं, संतरा, पालक, अंगूर, खीरा, ककड़ी, आलू, चिप्स। 413 क्वेश्चन है, समस्त वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में पोटेशियम की अधिकता किन पदार्थों में होती है? तो चाय, कॉफी हो गया, कोको, चावल की सफेदी। पोटेशियम 414 क्वेश्चन, पोटेशियम की कमी को कहते हैं। पोटेशियम की कमी को हाइपोकैलेमिया कहते हैं।
415 क्वेश्चन, पोटेशियम की कमी से लक्षण प्रतीत होता है। हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक, व्यक्ति का चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों का पक्षाघात। 416 क्वेश्चन, टैकीकार्डिया है। पोटेशियम की कमी से हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक हो जाना, इस रोग को टैकीकार्डिया कहते हैं। 417, स्वाद तीक्ष्णता, हाइपोग्यूसिया किसी कमी से होता है। जिंक, जस्ता की कमी से, इसमें व्यक्ति के जीभ का स्वाद ही चला जाता है। 418, जिंक के कार्य है इंसुलिन का निर्माण करना, घाव भरने में सहायक है, मासिक धर्म नियमन में सहायक, हड्डी के निर्माण, मस्तिष्क विकास और सबसे मेन कार्य है स्वाद पहचानने में सहायता करता है जिंक। 420 क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ पे शरीर होना चाहिए। शरीर में प्रतिदिन जिंक की मात्रा होनी चाहिए 10 से 15 mg। 420, जिंक की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है? तो एक तो स्वाद के लिए होती है जरूरी, प्रजनन में, लोहा के निर्माण में, इंसुलिन के निर्माण में और कॉपर निर्माण में। 421 क्वेश्चन, जिंक की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो जिंक की कमी से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। 422 क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? तो आरबीसी का निर्माण जो है वो हंसिए के समान हो जाता है, यानी मुड़ा हुआ हो जाता है। 423, जिंक की प्राप्ति के स्रोत है? तो जिंक जो है वो यकृत में, गेहूं की भूसी, हैरिंगस, ओयस्टर मछली जो होती है उसमें, मांस हो गया, दूध हो गया। 424, जिंक की कमी से तत्वों का अवशोषण शरीर में बाधित होता है। तो जिंक की अगर कमी है तो लोहा और तांबा का अवशोषण बाधित हो जाएगा। 425, निमोनिया, दमा आदि रोग में किस तत्व की कमी हो जाती है? जिनको निमोनिया हो गया है, दमा हो गया है, उनमें जिंक की कमी हो जाती है। 426, किस बीमारी में जिंक का अत्यधिक मात्रा में शरीर से निष्कासन हो जाता है? तो अगर किसी को गुर्दे की बीमारी है, जिसे प्रोटीनूरिया कहते हैं, उसमें जिंक का निष्कासन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला के लिए प्रतिदिन जिंक की आवश्यकता है? तो 14.5 mg पर डे। 427 क्वेश्चन, शरीर को फ्लोरीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो शरीर को फ्लोरीन की प्राप्ति पानी या पानी में उत्पादित जो भोज्य पदार्थ होते हैं वहाँ से। 428 क्वेश्चन, फ्लोरीन की कमी और अधिकता दोनों ही नुकसानदायक है, लेकिन इसकी अधिकता ही ज़्यादातर देखी जाती है, जिसे कहते हैं तो उस फ्लोरीन की अधिकता को फ्लोरोसिस कहते हैं। 429 क्वेश्चन, पानी में फ्लोरीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो पानी में फ्लोरीन की 1 ppm, ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियंस। 430, पानी में फ्लोरीन की कितनी मात्रा खतरनाक हो जाती है अगर वह 3 से 4 ppm हो गई है तो? 431, फ्लोरीन की अधिकता से रोग हो जाते हैं। फ्लोरीन की अधिकता से डेंटल फ्लोरोसिस और अस्थि फ्लोरोसिस। 432, डेंटल फ्लोरोसिस के लक्षण है, इसमें दांतों की इनेमल जो होता है उसकी क्षति हो जाती है और इनेमल आवश्यकता से अधिक कठोर हो जाते हैं। 433, अस्थि फ्लोरोसिस रोग के लक्षण है, अस्थि फ्लोरोसिस में हड्डियों में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है और मांसपेशी हड्डियों में ऐंठन हो जाती है और हड्डियां जरूरत से ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। और 434, डेंटल केरीज रोग है इसमें क्लोरीन की कमी से यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, फ्लोरीन क्लोरीन की कमी से दांतों में गड्ढे हो जाते हैं,
इसी को डेंटल कैरीज रोग कहते हैं। 435 कौन से एमिनो एसिड यानी प्रोटीन में सल्फर मौजूद होता है? तो इसमें सिस्टीन और मिथ्योनिन। 436 सल्फर के क्या कार्य हैं? सल्फर प्रोटीन के पाचन और शोषण में सहायक है, साथ ही बाल, त्वचा, नाखून की वृद्धि, चमक के लिए आवश्यक है सल्फर ज़्यादातर, और ऑक्सीकरण की क्रियाओं में सहायता करता है। 437 सल्फर प्राप्ति के स्रोत हैं। सल्फर जो है प्रोटीन युक्त जो आहार होते हैं उसमें सल्फर मिलता है, और जितने मूंगफली हो गया, पनीर हो गया, दाल सबसे। 438 अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो सल्फर की मौजूदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो शरीर में सल्फर की भी साथ कमी हो जाएगी। 439 शरीर में प्रोटीन में सल्फर की कितनी मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन में लगभग सल्फर 1% होता है। 440 तांबा हमारे शरीर में संयुक्त रूप से किस तत्व के साथ पाया जाता है? तो तांबा संयुक्त रूप से प्रोटीन के साथ ही पाया जाता है। 441 एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में तांबे की कितनी मात्रा होती है? तो एक वयस्क व्यक्ति शरीर में 100 से 150 mg। 442 रक्त में उपस्थित तांबा भोजन के साथ संयुक्त होकर किस रूप में आरबीसी कणिकाओं में रहता है? तो ये तांबा जो है आरबीसी कणिकाओं में हीमोक्यूप्रिन के रूप में रहता है। 443 तांबा किस रूप में ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित रहता है? तो ये सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में उपस्थित रहता है। तांबा का क्या कार्य है? तो तांबा का 444 क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करना एंजाइम का मुख्य भाग है। अस्थि ऊतकों का निर्माण, आयरन का अवशोषण आदि में तांबा का कार्य होता है। 445 क्वेश्चन तांबे की कमी से प्रभाव दिखाई देता है। मुख्यतः एनीमिया हो जाती है तांबे की कमी से, और नर्वस सिस्टम संबंधी विकार। 446 तांबे की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर? तो इसमें यकृत और नर्वस सिस्टम में घाव बन जाते हैं, और अन्य रोग जैसे विल्सन रोग, मिंकी सिंड्रोम वगैरह हो जाती है। 447 विल्सन रोग के लक्षण है। विल्सन जो है एक आनुवंशिक रोग है। शुरुआत पीलिया से होती है। इसमें लीवर और किडनी और आंखों के लेंस में तांबे की मात्रा ज़्यादा जमा होने लगती है, जिससे अंगों में विषाक्तता हो जाती है विल्सन रोग में। 448 मिंकी सिंड्रोम के लक्षण है। मिंकी सिंड्रोम में आंतों में तांबे का अवशोषण अधिक हो जाता है, परिणाम स्वरूप केमिकल गड़बड़ियाँ जो होती हैं शरीर के अंदर होने लगती हैं। 449 तांबे की प्राप्ति स्रोत है। अनाज हो गया, यकृत हो गया, मांस हो गया, गुर्दा हो गया, तेल हो गया। 450 एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में मैग्नीशियम की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 25 mg। 451 क्वेश्चन मैग्नीशियम शरीर में कहाँ कहाँ उपस्थित रहता है? तो मैग्नीशियम का लगभग 70% अस्थि व दांतों में रहता है, और शेष भाग जो होता है, जो कोमल टिश्यू होते हैं, उसमें रहता है। 452 क्वेश्चन मैग्नीशियम के कार्य हैं। तो मैग्नीशियम के कार्य है कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों के विकास में सहायता करना, हृदय गति को सामान्य बनाए रखना, मांसपेशी और नर्वस सिस्टम और ऊतकों की वृद्धि में सहायक। 453 क्वेश्चन एक गर्भवती महिला के लिए कितना मैग्नीशियम प्रतिदिन प्रस्तावित किया जाता है? तो 385 mg पर डे। 454 क्वेश्चन स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कितना मैग्नीशियम प्रतिदिन प्रस्तावित है? तो स्तनपान कराने वाली महिला है तो उसके लिए 325 mg पर डे मैग्नीशियम आवश्यक है। 455 क्वेश्चन है कि 0 से 6 माह के शिशु के लिए मैग्नीशियम की कितनी मात्रा प्रतिदिन देनी चाहिए? तो 30 mg पर डे, और वही 6 से 12 माह का बच्चा है तो उसके लिए 75 mg पर डे देना चाहिए।
456 मैग्नीशियम प्राप्ति के स्रोत हैं। तो मैग्नीशियम जो है दाल से भी प्राप्त है, अनाज हो गया, हरी सब्जी, ज़्यादातर केला हो गया, खजूर हो गया। 457 मैग्नीशियम की न्यूनता का प्रभाव है। अधिक समय तक डायरिया यानी अतिसार की स्थिति रहने पर और मदिरा पान करने वाले लोगों में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। 458 क्वेश्चन, मैग्नीशियम की कमी के लक्षण हैं। मैग्नीशियम की कमी से शरीर में कपकपी हो जाती है, बेहोशी होने लगती है, मांसपेशियां कमजोर होता है और तीव्र दर्द होता है मांसपेशियों में। 459 क्वेश्चन, सेलेनियम शरीर में किसके लिए आवश्यक है? तो सेलेनियम यकृत के लिए आवश्यक है शरीर में। 460 क्वेश्चन, सेलेनियम को कहाँ से प्राप्त किया गया था? सेलेनियम को सोडियम सिलिकेट के रूप में दूध, खमीर तथा कुछ अनाजों से अलग करके प्राप्त किया गया था सेलेनियम को। 461 क्वेश्चन, सोडियम सेलिनेट यकृत की रक्षा में विटामिन ई से कितना गुना अधिक क्षमतावान है? तो 500 गुना अधिक क्षमतावान है। 462 सेलेनियम के कार्य हैं। यकृत हो गया, श्वसन तंत्र से संबंधित एंजाइम का निर्माण, मांसपेशियों के क्षय होने से बचाना। 463 सेलेनियम की अधिकता से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सेलेनियम की अधिकता से बच्चों में दांतों में दंत क्षय नामक रोग हो जाता है। 464 क्वेश्चन है, सेलेनियम प्राप्ति के साधन है। सेलेनियम जो है समुद्री जो खाद्य पदार्थ है वहाँ से, जो किडनी हो गया, फिर अनाज, मांसल खाद्य पदार्थ। 475 एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में पानी का प्रतिशत है? तो लगभग 65 से 70%। 476 क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत के रूप में मौजूद होता है? वो है पानी। 477 क्वेश्चन, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि है उबालना। 478 मृदा युक्त जल किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? फिटकरी के द्वारा। 479 क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण। 480 क्वेश्चन, शरीर में जल के क्या क्या कार्य हैं? तो पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, ताप नियंत्रण आदि शरीर निर्माण कार्य में सहायता करते हैं। 481 क्वेश्चन है, शरीर के लिए जल प्राप्ति के साधन है। एक तो पेय पदार्थ के रूप में हम जल ग्रहण करते हैं और दूसरा भोज्य पदार्थ में उपस्थित जल के रूप में ग्रहण करते हैं, तीसरा ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त जल होता है। 482 क्वेश्चन, किन पदार्थों के ऑक्सीकरण से हमें जल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा। 483 जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि अच्छी है? तो इसमें कालगन विधि। कालगन सोडियम का संकर लवण है जिसका रासायनिक नाम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है। 484 क्वेश्चन, एक एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के ऑक्सीकरण से क्रमशः हमें कितना ग्राम जल प्राप्त होता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 0.6 ग्राम और वसा से 1.07 ग्राम और प्रोटीन से 0.41 ग्राम जल हमें प्राप्त होता है। 485 क्वेश्चन है, शरीर से जल का निष्कासन कहाँ से सबसे ज़्यादा होता है? एक तो किडनी के माध्यम से होता है और दूसरा त्वचा के माध्यम से। 486 क्वेश्चन, कुएं के पानी के शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी दवा मिलाई जाती है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। 487 क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है? तो उसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन। 488 क्वेश्चन है, एक सामान्य, यहाँ पर मिस्टेक है, प्रौढ़ व्यक्ति है, प्रौढ़ व्यक्ति के किडनी से प्रतिदिन कितना जल फिल्टर होता है? तो 180 लगभग 180 लीटर जल जो है वो किडनी से फिल्टर होता है। 489 क्वेश्चन है कि एक सामान्य व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए जल के अवशोषण और उत्सर्जन का अनुपात है? तो लगभग 99% जो जल है वो रक्त द्वारा अवशोषित हो जाता है
और शेष जो होता है वो पेशाब के द्वारा त्वचा के माध्यम से उत्सर्जित हो जाता है। 490 क्वेश्चन है कि शरीर से जल की निरंतर हानि किन किन माध्यमों से होती है। तो एक तो गुर्दे से मूत्र के रूप में होती है, त्वचा से पसीने के रूप में, हम जब सांस लेते हैं तो उसके द्वारा कुछ निकलता है पानी, और बड़ी आंत से मल त्याग के रूप में, जो दुग्ध स्राव करने वाली महिलाएं होती है उनके दुग्ध श्रवण के रूप में। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। 491 क्वेश्चन है कि शरीर में ली गई जल की मात्रा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक हो जाए तो यह धनात्मक जल संतुलन करना कहलाता है। ऐसी स्थिति में जो जल होता है वह टिश्यू में एकत्रित हो जाता है। इससे कौन सा रोग हो जाता है? इसी को ओडीमा कहते हैं, टिश्यू में पानी जमा होने लगता है। और 492 क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत शरीर से जल की हानि होने पर स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर हो जाती है। अगर लगभग 10% भी शरीर से जल की हानि हो गई तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। 493 क्वेश्चन है कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें शरीर से जल का निष्कासन बढ़ जाता है। तो अत्यधिक अगर वोमिटिंग हो रही है, डायरिया की स्थिति है, या रक्तस्राव हो रहा है ज़्यादातर किसी को बुखार रह रहा है, या अत्यधिक पसीना निकल रहा है, ऐसी स्थिति में जल ज़्यादातर शरीर से बाहर होने लगता है। 494 क्वेश्चन है कि शरीर से जल की ज़्यादा हानि होने से स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर हो जाती है, जिससे शरीर पर क्या क्या लक्षण प्रदर्शित होता है। तो इससे भोजन के अवशोषण में बाधा होता है और शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, और रक्त परिसंचरण ठीक नहीं रहता है, और किडनी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है। 495 क्वेश्चन है कि जल की कमी का शरीर के जल संतुलन पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो शरीर के भार में कमी हो जाती है, और रक्त प्लाज्मा के आयतन में कमी हो जाती है, कार्डियक आउटपुट कम होकर हृदय फेल की स्थिति उत्पन्न कर देता है जल की कमी से। 496 क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता 2500 कैलोरी है, मान लीजिए 2500 कैलोरी है, तो उसको कितना जल आवश्यक होगा? तो उसको 2500 ml जल की आवश्यकता होगी। 497 क्वेश्चन है कि दूषित जल से जो वायरस द्वारा फैलाने वाले कौन कौन सी बीमारी है। तो वायरस से विटामिन ये हेपेटाइटिस ए बी है, और पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस के जितने भी टाइप हैं सभी होते हैं। 498 क्वेश्चन है कि दूषित जल से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग है। तो जो बैक्टीरिया द्वारा फैलाते हैं वो टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, पीचिस है, डाइसेंट्री हो गया, हैजा हो गया, कॉलेरा हो गया, डायरिया हो गया। 499 क्वेश्चन है दूषित जल से प्रोटोजुआ और हेलमिंथक द्वारा कौन कौन से रोग। हेलमिंथक में हो गए राउंड वॉर्म, हो गया थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, टाइप वॉर्म, और प्रोटोजुआ में अमीबियोसिस से रोग फैलाते हैं। 500 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 500। वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो अपमार्जक जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं इसमें अमोनिया और साइनाइड होता है जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो सो गाइस लगभग 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। इतना मेहनत किया है हमने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।